हाँ जी विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रूम पर। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं? स्टडी आप अपनी कर रहे हैं। मनोविज्ञान विषय का विद्यार्थियों हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। आइए बिना समय गंवाए अपना अध्ययन शुरू करते हैं। मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अध्ययन के अंतर्गत विद्यार्थियों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वर्तमान में बुद्धि मापन चल रहा है। बुद्धि के सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं और बुद्धि मापन से संबंधित एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो वो। और आज अपन बुद्धि मापन या बुद्धि के क्षेत्र में जो होने वाले परीक्षण हैं उन परीक्षणों से संबंधित जो है विद्यार्थियों दूसरा वीडियो लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हेडिंग डाल दीजिए आप, हेडिंग डाल दीजिए विद्यार्थियों, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण कह दीजिए, चाहे आप बुद्धि मापन कह दीजिए। बुद्धि मापन, बुद्धि मापन के क्षेत्र में जो विद्यार्थियों इतिहास क्रम है इसका, उसकी अपन कल बात कर चुके हैं। किस प्रकार से बुद्धि के मापन के क्षेत्र में जो है 18वीं सदी से ही जो है प्रयास शुरू हो गए थे और 19वीं 20वीं सदी तक आते आते उसमें बहुत तरह का परिवर्तन आया। एक तरह से कह सकते हैं क्रांति आ गई थी। अल्फ्रेड बिने ने जब अपना परीक्षण दिया था 1905 में, साइमन के साथ मिलकर के अपना बिने साइमन नाम से उन्होंने स्केल जारी किया था। उसके बाद में जो है विद्यार्थियों बुद्धि परीक्षणों के अंदर जो है आगे अमूलचूल परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर विकास होना शुरू हो गया और हर देश बुद्धि को लेकर के सक्रिय हो गया और बुद्धि को लेकर के जो है अपने परीक्षण उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। चलिए, तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे लेकिन एक बार और आपको बता देते हैं। बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों की बात करें विद्यार्थियों, बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों की बात करें तो देखिए बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक होते हैं विद्यार्थियों आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरे प्रकार के जो परीक्षण हैं बुद्धि परीक्षण वो होते हैं विद्यार्थियों सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण जो है विद्यार्थियों होते हैं। अब इन दोनों ही प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के अंदर जो है इनको फिर से हम दो दो भागों में बांटते हैं। जैसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसके भी दो प्रकार है, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसके भी जो है विद्यार्थियों दो प्रकार पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला होगा विद्यार्थियों शाब्दिक, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और दूसरा होगा, ये शाब्दिक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? अशाब्दिक। दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसी तरह से सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होगा शाब्दिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अशाब्दिक हो जाएगा। चलिए देखिए इनके बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके जब बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाए तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यानी कि एक एक व्यक्ति के ऊपर जब परीक्षण को अप्लाई किया जाए तो उसे व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। अब व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार के हैं, इसमें एक है विद्यार्थियों शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है आपको, शाब्दिक यानी कि शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इस प्रकार का परीक्षण जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा, पढ़े लिखे लोग ही दे पाएंगे इसको। शाब्दिक है यानी कि शब्दों के माध्यम से या तो इसमें प्रश्नावली बनाई जाएगी, प्रश्न होंगे बहुत सारे, वो प्रश्न पूछ करके किसी व्यक्ति के बुद्धि का मापन किया जाएगा, या फिर किसी व्यक्ति के सामने इस तरह के शब्द दिए जाएंगे, उसको कहा जाएगा कि इसके ऊपर तू कहानी लिखने का प्रयास कर, ठीक है, या फिर उन शब्दों के प्रत्युत्तर लेने का या अर्थ जानने का प्रयास किया जाएगा। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही उन शब्दों के अर्थ या बता पाएगा, या फिर कोई कहानी वगैरह या फिर कोई इस तरह की जो घटना है वो उन शब्दों को सुन करके वो बताएगा। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो ये कैसे लोगों के लिए होता है विद्यार्थियों? ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। पढ़े लिखे लोगों के लिए जो है विद्यार्थियों, केवल पढ़े लिखे, केवल केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति के ऊपर ये परीक्षण लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। दूसरे है विद्यार्थियों अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक का मतलब है कि ऐसे परीक्षण जिसके अंदर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है,
यानी कि कोई किसी प्रकार के प्रश्न नहीं होंगे, कोई किसी प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग नहीं किया जाएगा इसके अंदर, किसी प्रकार के उद्दीपक शब्दों को जो है परीक्षणकर्ता प्रयोग में नहीं लेगा, बल्कि शब्दों की जगह और चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। जैसे कोई वस्तु हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, कोई इस तरह की आकृति हो सकती है जो उस व्यक्ति के सामने जो है उसके सामने प्रस्तुत की जाए, और फिर उस आकृति को लेकर के हो सकता है उस व्यक्ति को कोई डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जाए। मान लीजिए लकड़ी के टुकड़े दे दिए और फिर उसको कह दिया कि लकड़ी के टुकड़ों से तू कोई बिल्डिंग बना, या फिर कोई उसके सामने चित्र रख दिए कि ये जो तेरे सामने चित्र हैं और इन चित्रों के अंदर जो मॉडल बना हुआ है, जो आकृति तेरे को दिखाई दे रही है, वही आकृति तुझे लकड़ी के टुकड़े जोड़ करके बनानी है। ठीक है? तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ पर केवल और केवल उसके सामने चित्र है, या फिर कोई अधूरा चित्र दे दिया व्यक्ति को और उसको कह दिया कि इस चित्र को तू अपनी बुद्धि के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर। ठीक है ना? तो ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं? ऐसे परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण कहलाते हैं। अच्छा, ये परीक्षण जो है विद्यार्थियों अनपढ़ लोगों के लिए होता है और पढ़े लिखे लोगों के लिए भी होता है। यानी कि ये अशाब्दिक वाले किसके लिए है? ये पढ़े लिखे भी इसको कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसको काम में ले सकते हैं, और अनपढ़ लोगों के ऊपर भी इसको जो है लागू किया जा सकता है। यानी कि ये परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण दोनों लोगों के ऊपर लागू कर सकते हैं। भाई अनपढ़ व्यक्ति तो ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति के सामने तो वो तो शब्द पढ़ नहीं सकता, तो उसके सामने कोई वस्तु आ गई तो वस्तु से वो कुछ ना कुछ बना के दिखा देगा। उस पास जितनी बुद्धि है उस हिसाब से उस वस्तु को जोड़-तोड़ के वो कुछ बना के उसको सामने प्रस्तुत कर देगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी तो इसको काम में ले सकते हैं। पढ़े लिखे लोग भी तो उस वस्तु से उस लकड़ी के टुकड़ों से या फिर कोई ब्लॉक से कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसलिए ये अशाब्दिक परीक्षण जो है, ये दोनों प्रकार के लोगों के लिए होता है, यानी कि साक्षर लोगों के लिए भी और निरक्षर लोगों के लिए भी। ठीक है ना? ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि अशाब्दिक परीक्षण किन लोगों के लिए होता है? अनपढ़ लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो उत्तर उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए, ये सही उत्तर होगा इसका। ठीक है? चलिए, इसमें गलती करते हैं लोग, इसमें क्या अशाब्दिक नाम आते ही सोचते हैं ये तो अनपढ़ लोगों के लिए, तो अनपढ़ लगा देते हैं। नहीं भाई, अशाब्दिक है। आपके सामने भी अगर आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई कह दे कि चित्र को पूरा करो, तो आप चित्र पूरा नहीं कर सकते क्या? यानी कि पढ़े लिखे लोग भी इसको काम में ले सकते हैं और अनपढ़ लोगों के ऊपर भी इसको जो है लागू किया जा सकता है। दोनों के ऊपर इस टेस्ट को लागू किया जा सकता है। ठीक है? तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपके समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जब परीक्षण को अप्लाई किया जाए, एक-एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई किया जाए, तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब इनके जो प्रकार है वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है। दूसरे हैं विद्यार्थियों सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, सामूहिक, यानी कि बड़े समूह के ऊपर जब बुद्धि परीक्षण को अप्लाई किया जाए तो उसको सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। हमने बात की थी आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट की, है ना? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में जिक्र किया था। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, जो कि अमेरिकन सेना के अंदर सैनिकों को जब भर्ती करना था, तो उस समय ये टेस्ट बनाए गए थे। तो ये कैसे परीक्षण थे विद्यार्थियों? ये सामूहिक परीक्षण थे, यानी कि बड़ी संख्या में जब व्यक्तियों की बुद्धि को जांच करना हो, तो एक-एक को तो जांच कर नहीं सकते, तो ऐसा परीक्षण बनाया जाता है जिसमें एक से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है परीक्षण एक साथ किया जा सके। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं जो समूह के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है? अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। जैसा अब मैंने आपको बताया कि शाब्दिक में शब्दों के माध्यम से बुद्धि का जांच की जाएगी, तो जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, सेना के द्वारा अमेरिकन सेना में सैनिक भर्ती करने थे, मैंने आपको बताई थी कहानी। अमेरिकन सेना में 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, उस वक़्त अमेरिकन सेना में सैनिकों की आवश्यकता थी और सैनिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सैनिकों की आवश्यकता थी। तो अब समस्या ये थी अमेरिकन सरकार के सामने कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती करें, तो सीधा ही भर्ती कैसे कर लें? उनकी योग्यता तो देखें, उनकी बुद्धि तो देखें, उनकी बुद्धि है कि नहीं है? क्या पता ऐसे सैनिकों को भर्ती कर ले जो दुश्मनों को मारने के बजाय अपने वालों को ही मार दे गोली चला के। ठीक है ना? तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों की अपने को ज़रूरत नहीं है, ऐसे मूर्खों की ज़रूरत नहीं है। अपने को तो बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, जो सेना में अच्छे से ट्रेनिंग अपनी ले सके और युद्ध में काम आ सके। ठीक है ना? तो अब उनके सामने समस्या आ गई कि किस तरह से बिना टेस्ट के और कैसे बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की जाए। तो उस वक़्त जो है आर्मी के ही जो विद्वान थे, आर्मी के ही जो हेड ऑफिसर थे, उन्होंने ही ये परीक्षण जो है 2 जारी किए थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। तो जो अल्फा परीक्षण था, वो तो शाब्दिक प्रकार का था, यानी कि वो पढ़े लिखे सैनिकों के लिए था। लेकिन जो आर्मी बीटा परीक्षण था, वो जो है विद्यार्थियों, वो अनपढ़ सैनिकों के लिए था, जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी सेना में आवश्यकता है। अब पढ़े लिखे अनपढ़ क्या करना है, आपने तो लेके आओ।
लेकिन बुद्धि होनी जरूरी है, अनपढ़ भले ही हो। भाई अनपढ़ व्यक्ति अनपढ़ रह गया, निरक्षर रह गया, लेकिन उसके पास बुद्धि तो है। तो वही बात सैनिकों पे थी, सैनिक अनपढ़ भले ही हो लेकिन बुद्धि तो होनी चाहिए उसके अंदर। तो इसीलिए 2 टेस्ट जारी किए गए थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आगे हम बात करेंगे। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है जिनकी अपन ने बात करी। तो समझ गए आप क्या होते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों की अपन ने बात की है। अब जो है विद्यार्थियों कुछ फैक्ट हैं, वो फैक्ट अपन लिख लेते हैं। कल मेरे से छूट गए थे, वो फैक्ट आपको लिखवाने जरूरी थे। 2-4 लाइनें हैं, वो आप लिख लें। देखिए, नोट डाल के लिखेंगे आप, नोट डाल के लिखेंगे। सबसे पहली बात तो विद्यार्थियों कि बुद्धि मापन का जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले बुद्धि मापन शब्द देने वाले जो विद्वान थे विद्यार्थियों वो थे रेमंड बर्नार्ड कैटल, और 1890 के अंदर इन्होंने ये शब्द दिया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहला फैक्ट जो है आप लिखेंगे कि बुद्धि परीक्षण शब्द सर्वप्रथम देने वाले बुद्धि परीक्षण शब्द सर्वप्रथम देने वाले विद्वान कौन है विद्यार्थियों? आरबी कैटल। आरबी कैटल जो है उन्होंने सबसे पहले आपके बुद्धि परीक्षण नामक जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था। इन्होंने कब दिया था विद्यार्थियों? 1890 के अंदर दिया था। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आरबी कैटल जो है उन्होंने जो है आपके पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंदर जो है इन्होंने एक पुस्तक जारी की थी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। और अपनी इस मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना? तो इसीलिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण शब्द देने वाले जो व्यक्ति हैं वो रेमंड बर्नार्ड कैटल है। 1890 में इन्होंने शब्द दिया था। तो ये फैक्ट आपको लिखना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि मानसिक आयु शब्द देने वाले सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द देने वाले विद्वान, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द देने वाले विद्वान कौन है विद्यार्थियों? सबसे पहले मानसिक आयु शब्द देने वाले विद्वान फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने जो है इन्होंने ही सबसे पहले मानसिक आयु शब्द दिया था। कब दिया था? 1908 के अंदर दिया था विद्यार्थियों। इन्होंने सबसे पहले मानसिक आयु शब्द दिया था। चलिए आगे लिखते हैं विद्यार्थियों। अब मानसिक आयु आईक्यू को ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों कि किस व्यक्ति में कितनी आईक्यू है, आईक्यू के लिए जैसा कि आपको पता है कि हर व्यक्ति में आईक्यू अलग अलग होती है। इंटेलिजेंसी क्वाटेंट इसको बोलते हैं, यानी कि हर व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है ना? उसको अपन आईक्यू बोलते हैं। किसी का आईक्यू धीमा होता है, किसी का आईक्यू तेज होता है ना? जो जल्दी कैच करता है, जल्दी चीज़ों को सीखता है, तो हम कह देते हैं कि इसकी बुद्धि लब्धि तेज है, यानी इसका आईक्यू तेज है। और जो धीमी गति से सीखता है उसके लिए हम कह देते हैं कि इसकी वही बुद्धि लब्धि कम है, इसका आईक्यू जो है वो क्या है, कमजोर है। तो ये मानसिक आयु शब्द देने वाले अल्फ्रेड बिने हैं। और विद्यार्थियों बुद्धि लब्धि मानसिक आयु को ज्ञात करने का जो सूत्र दिया था विद्यार्थियों वो सबसे पहले स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इसमें आप लिखेंगे सर्वप्रथम मानसिक आयु हेतु सूत्र, सर्वप्रथम मानसिक आयु हेतु सूत्र दिया था विद्यार्थियों। किसने दिया था? एक विद्वान है जिनका नाम है स्टर्न। इन्होंने दिया था। और कब दिया था? 1912 के अंदर इन्होंने जो है सबसे पहले मानसिक आयु का सूत्र दिया था। और वो सूत्र क्या था विद्यार्थियों? वो सूत्र था मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, ये सूत्र था विद्यार्थियों। हालांकि ये सूत्र अधूरा है, यानी किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की अगर मानसिक आयु ज्ञात करनी है, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर आईक्यू निकालना है, तो आईक्यू निकालने के लिए स्टर्न ने ये सूत्र दिया था जो है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। ये सूत्र अधूरा है। ठीक है? अगर आप इसको इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि आपकी वर्तमान में जो शारीरिक आयु है वो कितनी है,
उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, चलिए यह सूत्र अधूरा था तो इसके बारे में लिख लेंगे आप, यह सूत्र अधूरा था। तो स्टर्न ने जो सूत्र दिया है वो सूत्र कैसा था विद्यार्थियों, अधूरा था। और इसको पूरा करने का काम किसने किया था, इसको पूरा करने का काम विलियम टर्मन ने इसको जो है सूत्र को पूरा किया था। तो यहां लिखेंगे मानसिक आयु, मानसिक आयु ज्ञात करने का, सॉरी मानसिक आयु नहीं, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि लिखना है आपको, मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि लिखी है ना, यहाँ पर भी आप जो है बुद्धि लब्धि करिए, इसको मानसिक आयु की जगह आप बुद्धि लब्धि कर लीजिए, इसको बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि कह दें या फिर आईक्यू कह दें आप इसको, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर भी जो है इसको आप बुद्धि लब्धि का सूत्र कहें आप इसको, बुद्धि लब्धि, यहाँ पर जो है बुद्धि लब्धि लिख लें, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है ये। और यहाँ पर भी आप इसको जो है आई क्यू इक्वल ऐसे कर लें, है ना। ठीक है, अब सही है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र पूरा किया, सूत्र को पूरा किसने किया है, टर्मन ने पूरा किया विद्यार्थियों, विद्वान है विलियम टर्मन, इन्होंने ही इस सूत्र को पूरा किया। और सूत्र इन्होंने क्या दिया, देखो इन्होंने सूत्र दिया है बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, ये सूत्र इन्होंने दिया है। ये सूत्र अब पूरा हो गया है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का, अपन निकाल के भी देखेंगे बुद्धि लब्धि को। चलिए, और अगर इंग्लिश में लिखें तो IQ इक्वल मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, ये लो, ये आपके जो है विद्यार्थियों अंग्रेजी में सूत्र हो गया। तो इस तरह से बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो विलियम टर्मन ने इसको पूरा कर दिया था। और इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर सकते हो, उसकी मानसिक आयु को ज्ञात अपन कर सकते हैं। देखिए मानसिक आयु विद्यार्थियों होती क्या है, मानसिक आयु क्या होती है, शारीरिक आयु तो आपको पता है, वास्तविक आयु कह दीजिए चाहे आप शारीरिक आयु कह दीजिए, इसको एक ही बात है, शारीरिक आयु भी आप इसको कह सकते हो। शारीरिक आयु यानी कि शरीर की आयु कितनी होगी, बच्चे के जन्म के बाद में वो कितने वर्ष का हो गया है, उसको तो हम शारीरिक आयु बोलते हैं। लेकिन मानसिक आयु क्या होती है, मानसिक आयु का मतलब है कि एक बालक अपनी बुद्धि से, अपनी उम्र के बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों के बराबर कार्य कर रहा है या अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के बच्चों के बराबर काम कर रहा है, तो वो उसकी मानसिक आयु कहलाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक 10 साल का बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा विद्यार्थियों जो है चौथी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, चौथी क्लास में पढ़ता है 10 साल का बच्चा, लेकिन वो 10 साल का बच्चा एक छठी क्लास के सवालों को हल कर रहा है, छठी क्लास के सवालों को वो हल कर पा रहा है, तो उसकी वास्तविक आयु तो कितनी है, रियल एज तो कितनी है उसकी, उसकी रियल एज तो 10 साल है, लेकिन मानसिक आयु उसकी कितनी है, उसकी मानसिक आयु विद्यार्थियों 12 साल है। क्यों है, क्योंकि छठी क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी उम्र 12 साल है, ठीक है ना, छठी क्लास के बच्चों की उम्र तो 12 साल है, लेकिन उस चौथी क्लास के बच्चे की उम्र 10 साल है, लेकिन वो अपने से बड़ी क्लास के बच्चों के किताबों में जो सवाल है उनको सॉल्व कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, उसकी मानसिक आयु छठी क्लास के बच्चे के बराबर हो जाएगी। शारीरिक आयु तो उसकी चौथी क्लास के बच्चे के बराबर है, लेकिन मानसिक आयु छठी क्लास के बच्चे के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब मान लीजिए वो चौथी क्लास में पढ़ रहा है और उसकी उम्र रियल एज जो है, शारीरिक उम्र जो है 10 साल है, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो जो है वास्तविक आयु तो 10 साल हो जाएगी, और उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, छठी क्लास के बच्चे के बराबर हो जाएगी, यानी कि 12 साल हो जाएगी। और फिर उसको हम यहाँ पर सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे। तो ये आप लिख लीजिए, फिर अपन एक दो सवाल करते हैं इसके, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए लिख लिया होगा आपने इसको, हाँ जी। अब जो है अपन इस सूत्र को अप्लाई करते हैं विद्यार्थियों, और सूत्र को अप्लाई करके और फिर अपन एक सवाल करने का प्रयास करते हैं, जैसे जो मैंने आपको अभी भी बोला है जस्ट ही, कि मान लीजिए क्वेश्चन है एक बालक की आयु, एक बालक की वास्तविक आयु, बालक की वास्तविक आयु विद्यार्थियों कितनी है, एक बालक की वास्तविक आयु विद्यार्थियों 10 वर्ष है, ठीक है ना, 10 वर्ष है। और
10 वर्ष है विद्यार्थियों, उसकी वास्तविक आयु है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए वो चौथी क्लास में पढ़ता है, कौन सी क्लास में, चौथी क्लास में वो पढ़ता है, लेकिन वो छठी क्लास के सवालों को हल कर रहा है, और छठी क्लास के बच्चों की उम्र कितनी है, 12-13 साल है, तो 12 साल मान लेते हैं अपन। तो ये छठी क्लास के बच्चों के सवालों को हल कर रहा है, तो इसकी जो मानसिक आयु विद्यार्थियों कितनी हो जाएगी, मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी। मानसिक आयु, मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब मान लो आपको कोई पूछ ले कि इसका आईक्यू बताओ, इस बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात करो कि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है ना, इसकी बुद्धि लब्धि बताओ कितनी है, आपको कोई पूछ ले तो बुद्धि लब्धि बताओ आप इसकी कितनी है। अपन सूत्र में रखते हैं, टर्मन का जो सूत्र निकाला था अपन ने, उस सूत्र में रखते हैं अपन इसको। तो देखिए टर्मन का सूत्र क्या था, टर्मन का सूत्र था विद्यार्थियों आईक्यू बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए अपन इसको सूत्र में रख देते हैं। तो आईक्यू बराबर मेंटल एज कितनी है इस बच्चे की, 12 वर्ष है, और शारीरिक उम्र कितनी है, 10 वर्ष है, गुणा 100। ये लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। चलिए 10 को 12 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 120। इसका मतलब विद्यार्थियों इस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, इसका आईक्यू कितना है, 120 है। 120 इसका जो है विद्यार्थियों आईक्यू है। ठीक है। अब 120 जिसका आईक्यू होता है वो बालक कैसा होता है, तो टर्मन ने उसके लिए एक सारणी बनाई है पूरी की पूरी। तो वो सारणी भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई उस सारणी के अनुसार जो है इस बालक की उम्र कितनी है, इस बालक की उम्र तो है, इस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, यानी कि यहाँ पर हमने 120 निकाला है, तो 120 का मतलब क्या है, तो टर्मन ने उसके लिए पूरी सारणी बनाई है। तो चलिए अब अपन उस सारणी को बनाते हैं, फिर अपन देखते हैं कि 120 इस बच्चे की हमने आईक्यू निकाला है, तो 120 का मतलब ये बच्चा किस तरह का है, ये मंद बुद्धि बच्चा है या ये तीव्र बुद्धि का बच्चा है, ये प्रतिभाशाली है, ये प्रखर बुद्धि है, कैसा बच्चा है, तो वो अपने को सारणी से मालूम चलेगा। तो अब अपन टर्मन के अनुसार जो है बुद्धि लब्धि की सारणी बनाई है वो अपन बनाते हैं। चलिए इसको उतारिए आप फटाफट। हाँ जी विद्यार्थियों, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि की सारणी को अपन देख लेते हैं कि टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र तो उन्होंने दे दिया था, तो अब उन्होंने सारणी जो है वो किस तरह से बनाई है। देखिए सारणी के अंदर आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों ने 9 भागों में जो है इन श्रेणियों को बांटा है। श्रेणियां 9 प्रकार की बताई है बालकों की, इसमें से 3 श्रेणियां आप ऊपर वाले देख रहे हैं जो कि प्रतिभाशाली, प्रखर और तीव्र बुद्धि वालों की है। बीच में विद्यार्थियों आप जो है 3 श्रेणियां आप देख रहे हैं जो कि निर्मल, मंद और सामान्य बुद्धि वालों की है, और जो नीचे लास्ट में 3 वाली जो श्रेणियां हैं वो बिल्कुल ही लोअर लेवल की जो है बुद्धि बताई गई है। चलिए इस तरफ जो है विद्यार्थियों बुद्धि लब्धि के अंक जो है निर्धारित किए गए हैं, और ये अंक जब आते हैं इनके सूत्र के द्वारा, टर्मन के सूत्र से जब हम किसी बालक की बुद्धि लब्धि निकालते हैं, जैसे हमने अभी उस बालक की बुद्धि लब्धि निकाली थी, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि जो है विद्यार्थियों कितनी आई थी, 120 आई थी। 120 आई थी ना बुद्धि लब्धि उसकी। तो अब आप इस सारणी में देखिए कि 120 कहाँ है, ये रहा 120। इसका मतलब वो बालक जिसकी मानसिक आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी, और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष थी, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आई थी, 120 आई थी। इसका मतलब वो बालक कैसा था, प्रखर बुद्धि का बालक था विद्यार्थियों, वो तीव्र बुद्धि का बालक, तीव्र बुद्धि से ऊपर प्रखर बुद्धि होती है, तो प्रखर बुद्धि का बालक उसको माना गया है। ठीक है। तो इस तरह से इस सारणी में जाकर के हम देखते हैं, उस अंक को मिलाते हैं, जब हमें मालूम चलता है कि उस बालक की बुद्धि लब्धि क्या थी। चलिए सारणी पर थोड़ा सा देखो नजर डालते हैं। जो सारणी में जो है नीचे नीचे विद्यार्थियों 25 से कम बुद्धि लब्धि बताई है, यानी कि 25 से भी कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो बालक कैसा होता है, जड़ बुद्धि होता है। जड़ बुद्धि का बालक होता है, यानी कि बिल्कुल ही निम्न कोटि की बुद्धि होती है उसकी, वो बिना किसी की सहायता से किसी कार्य को कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए, 25 से 49 तक जिस बालक की बुद्धि लब्धि 25 से 49 तक होती है वो महामूर्ख श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है ना, यानी कि उसको जो है सहायता की आवश्यकता पड़ती है, कोई उसकी सहायता करता है तभी वो किसी कार्य को कर पाता है। चलिए तीसरी श्रेणी देखिए विद्यार्थियों, 50 से 69, यानी कि 50 से 69 जिसकी बुद्धि लब्धि है वो मूर्ख की श्रेणी के अंदर आता है। मूर्ख श्रेणी में व्यक्ति आता है, यानी कि एकदम उसकी बुद्धि आप कह सकते हैं कम होती है, और इसको भी जो है सहायता की ही आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखिए, 70 से 89, 70 से 79, 70 से 79 वाली जो विद्यार्थियों कैटेगरी है ये निर्बल बुद्धि की है। आप इसको कमजोर बुद्धि भी कह सकते हैं। कमजोर बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है, 70 से 79 होती है। आगे देखिए मंद बुद्धि बालक
हम कह देते हैं कि ये बालक, इसकी बुद्धि जो है मंद है। तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि कितनी बताई गई विद्यार्थियों? 80 से 89 बताई गई है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। इसमें से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है कि टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 89 होती है। आगे देखिए सामान्य, ये भी विद्यार्थियों जो है इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि टर्मन के अनुसार सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी मानी गई है? 90 से 109 मानी गई विद्यार्थियों। औसत बुद्धि लब्धि भी हम इसको कह सकते हैं। सामान्य बुद्धि लब्धि यानी कि अधिकतर बच्चों के अंदर, 50% बच्चों के अंदर ये बुद्धि लब्धि पाई जाती है विद्यार्थियों। सामान्य बुद्धि जो है वो 50% बालकों में ये पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सामान्य बुद्धि 90 से 109 जिसका आईक्यू होता है उसकी बुद्धि सामान्य मान सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों तीव्र वाले हैं। तीव्र बुद्धि जिसकी तेज बुद्धि होती है वो 110 से 119 है। प्रखर बुद्धि 120 से 139 है। और प्रतिभाशाली, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि विद्यार्थियों 140 से ऊपर होती है वो बालक कैसा कहलाता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। और इनकी संख्या विद्यार्थियों बहुत कम होती है। एक क्लास के अंदर 1 से 2% ही बालक प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है ना। तो 1-2% प्रतिभाशाली होते हैं, 50% तक सामान्य बुद्धि के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्गीकरण है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसमें से सारों में से तो प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन आपको मंद बुद्धि पता होना जरूरी है, सामान्य बुद्धि पता होना जरूरी है, और आपके प्रतिभाशाली ये आपको पता होना जरूरी है। इसमें से जो है प्रश्न बने हुए हैं टेट एग्जाम के अंदर, अलग अलग जो राज्यों के द्वारा टेट आयोजित होती है उसमें इनमें से प्रश्न बने हुए हैं। चलिए अब देखिए, ये वर्गीकरण टर्मन ने दिया है, लेकिन क्रो एंड क्रो ने जो है अपना अलग से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। हालांकि उस वर्गीकरण के पूरे की अपन बात नहीं करेंगे, कुछ एक की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट उनकी बात कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है टर्मन ने मंद बुद्धि बालक जो है उनकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 मानी है। लेकिन क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो 70 से कम बुद्धि लब्धि जिनकी होती है वो क्या होते हैं? मंद बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिसमैच हो रहा है क्रो एंड क्रो का और आपके टर्मन का, क्योंकि क्रो एंड क्रो के भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी मानी गई है। तो क्रो एंड क्रो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर मानता है, ये 140 से ऊपर मान रहे हैं, 140 या 140 से ऊपर मान रहे हैं। नहीं, क्रो एंड क्रो कितना मान रहे हैं? 130 से ऊपर मान रहे हैं। वही ये मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 89 मानते हैं, जबकि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 70 से जिनकी कम होती है बुद्धि लब्धि वो क्या होते हैं? मंदबुद्धि बालक होते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लिख लेना, मैंने बोलकर बता दिए हैं आपको। क्रो एंड क्रो के दो वर्गीकरण आप लिख लेना। चलिए इसको आप बनाइए, नहीं बनाया है तो आपका स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अब अपन आगे चलते हैं इसमें। चलिए, तो ये विद्यार्थियों कुछ एक फैक्ट थे जो रह गए थे लिखवाने, आपको लिखवाने जरूरी थे आपको, तो ये मैंने आपको लिखवा दिए। चलिए अब जो है विद्यार्थियों अपन कुछ परीक्षणों की बात कर लेते हैं, प्रमुख परीक्षणों की। तो आप हेडिंग डाल लें प्रमुख परीक्षण, प्रमुख परीक्षण। कल हालांकि हमने जो बुद्धि परीक्षण से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें हम बात कर चुके थे बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत जो इतिहास क्रम था उसकी बात कर चुके थे। अब एक एक करके परीक्षण को अपन लेते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों जो अपना परीक्षण है वो बीने साइमन परीक्षण है। अच्छे समझेंगे इसको, बीने साइमन परीक्षण। अल्फ्रेड बीने, जो कि पता है विद्यार्थियों आपको, पेरिस विश्वविद्यालय के जो है, पेरिस विश्वविद्यालय के अंदर जो है प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे अल्फ्रेड बीने। और साइमन कौन थे? साइमन इनके मित्र थे, जिनके साथ मिलकर के विद्यार्थियों इन्होंने जो है बुद्धि मापन के क्षेत्र में जो है अपना कार्य प्रारंभ किया था। 1905 के अंदर इन्होंने विद्यार्थियों अपना जो है परीक्षण जो है दिया था बुद्धि मापन के क्षेत्र में। और इस परीक्षण की जो विद्यार्थियों आयु सीमा है, जो 3 से 5 वर्ष के बालकों के लिए इन्होंने ये परीक्षण बनाया था। मंद बुद्धि के जो बालक थे उनके लिए इन्होंने इस परीक्षण का विद्यार्थियों डिजाइन किया था। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 30 प्रश्न इस परीक्षण के अंदर इन्होंने रखे थे। इसका मतलब ये जो परीक्षण है ये कैसा है? ये शाब्दिक परीक्षण है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या की बात आ गई है, तो इसका मतलब ये पढ़े लिखे लोगों के लिए परीक्षण था। इसको आप व्यक्तिगत परीक्षण भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो बीने साइमन परीक्षण के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे आप। कब दिया गया था? 1905 में। अल्फ्रेड बीने, अल्फ्रेड बीने जो है विद्यार्थियों इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। कैसे बालकों के लिए था? मंद बुद्धि बालकों के लिए था, मंद बुद्धि बालकों हेतु, मंद बुद्धि बालकों के लिए था विद्यार्थियों। आयु वर्ग की बात करें, आयु वर्ग की बात करें तो 3 से 5 वर्ष के बालकों के लिए जो है ये परीक्षण विद्यार्थियों बनाया गया था, बीने साइमन परीक्षण, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं विद्यार्थियों इसी परीक्षण में आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1905 के अंदर जो है आपके अल्फ्रेड बीने ने साइमन के साथ मिलकर इस परीक्षण को बनाया था, लेकिन 1908 के अंदर इस परीक्षण में संशोधन किया गया था और 1911 में भी इसमें संशोधन हुआ था। और जब 1911 में इस परीक्षण के अंदर संशोधन किया गया था, तो इस संशोधन के अंतर्गत इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों कितनी थी? प्रश्नों की संख्या 30 थी शुरू के अंदर, और बाद में प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ा दी गई थी। यहाँ प्रश्नों की संख्या लिखी नहीं क्या मैंने? हाँ, तो यहाँ लिख लें आप, इसमें एक फैक्ट और लिख लें, प्रश्नों की संख्या 30 थी। पहले प्रश्नों की संख्या 30 थी और बाद में 1911 के अंदर क्या किया गया, इस परीक्षण में संशोधन किया गया और प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर विद्यार्थियों 59 कर दी गई थी, 59 प्रश्नों की संख्या कर दी गई थी। और बाद में क्या है विद्यार्थियों, 1916 के अंदर इसमें फिर से जो है बदलाव किया गया था, और बदलाव करके, और बदलाव किसने किया? इसका बदलाव जो है विद्यार्थियों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे टर्मन, विलियम टर्मन, जिनकी अभी हमने बात की है, जिन्होंने जो है बुद्धि लब्धि के संबंध में जो है सारणी दी थी, और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है विद्यार्थियों स्टर्न के द्वारा जो सूत्र दिया गया था उसको पूर्ण भी किया था टर्मन ने। तो वही टर्मन है जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, और उन्होंने जो है बीने साइमन के इस परीक्षण को संशोधित किया था, और संशोधित करके जो है इस परीक्षण के अंतर्गत जो है जो विद्यार्थियों इन्होंने प्रश्नों की संख्या 30 से कितनी कर दी थी? 30 से जो है विद्यार्थियों 90 कर दी थी। और आयु वर्ग की बात करें तो 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इस परीक्षण को जो है लागू कर दिया था। 1916 में इन्होंने ये बदलाव किया था। तो 2 नंबर पे अपन लाते हैं बीने के बाद में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण 2 नंबर पे अपन ला रहे हैं। हालांकि इसी परीक्षण में संशोधन किया है इन्होंने, लेकिन संशोधन करके लागू किया है, व्यक्ति अलग हो गए हैं। तो प्रवर्तक कौन है? देने वाले प्रवर्तक विद्यार्थियों कौन है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे विद्यार्थियों, जिनका नाम था विलियम टर्मन। विलियम टर्मन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम टर्मन ने जो है विद्यार्थियों ये बुद्धि परीक्षण दिया था, और इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन क्या किया था? एक तो प्रश्नों की संख्या जो है ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्नों की संख्या 30 से कितनी कर दी थी? 90 कर दी। प्रश्नों की संख्या जो है विद्यार्थियों 30 से 90 कर दी। और आयु वर्ग की बात करें, लगता है लाइट चली गई, चलिए मौसम खराब हो रहा है इस वजह से। हाँ जी विद्यार्थियों, लाइट चली गई थी तो नेक्स्ट डे शूट करना पड़ रहा है वीडियो, क्लास पूरी हो नहीं पाई थी। तो हम बात कर रहे थे स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण की, हम बात कर रहे थे विद्यार्थियों। स्टैनफोर्ड जो कि यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है अमेरिका का, और बीने परीक्षण क्योंकि बीने ने जो है सबसे पहले बुद्धि मापन हेतु जो है विद्यार्थियों परीक्षण दिया था अपना, बीने साइमन नाम से उन्होंने परीक्षण अपना जारी किया था। तो इसी परीक्षण में कुछ संशोधन किया था। किसने किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिनका नाम था विलियम टर्मन। और इन्होंने जो है विद्यार्थियों विलियम टर्मन ने इनके बीने के इस प्रयोग के अंदर, इस परीक्षण के अंदर संशोधन किया था, और संशोधन करके और इसे नया नाम दिया था। और नया नाम क्या था? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण इसको नाम दिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में इसमें संशोधन क्या हुआ विद्यार्थियों? सबसे बड़ा संशोधन तो प्रश्नों में किया गया। प्रश्नों की संख्या जो है विद्यार्थियों 90 कर दी गई थी। यहाँ पर बीने ने कितनी रखी थी? प्रश्नों की संख्या 30 रखी थी। हालांकि 30 के बाद में जो है इसमें 1905 के बाद में अगर अपन बात करें तो आगे 1908 और 1911 के अंदर भी इसमें संशोधन हुआ था। और 1911 में जब संशोधन हुआ इस टेस्ट में, तो प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ा करके 59 कर दी गई थी, 59। और फिर जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के टर्मन ने इसमें संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद में विद्यार्थियों इन्होंने प्रश्नों की संख्या 59 से कितनी कर दी? 90 कर दी थी प्रश्नों की संख्या। ये महत्वपूर्ण बात है। आयु की अगर अपन बात करें विद्यार्थियों कि आयु वर्ग, कितनी आयु वर्ग के लोगों के लिए जो है टर्मन ने इस टेस्ट को बनाया था, तो आयु वर्ग था विद्यार्थियों 2 से 14 वर्ष। 2 से 14 वर्ष के जो बालक है उनके लिए जो है आपके टर्मन ने ये टेस्ट जो है लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए तो 2 हो गए हैं। बीने साइमन परीक्षण अपन ने पढ़ लिया है, और इसी परीक्षण के आगे अपने जो अपडेट हुए थे, संशोधन हुए थे, उनके बारे में जान लिया। साथ ही टर्मन के द्वारा दिया गया स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण वो भी हमने जान लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले परीक्षण की बात करते हैं विद्यार्थियों। हाँ जी,
अगले परीक्षण की बात करते हैं विद्यार्थियों। और अब अपन भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर भी जो है विद्यार्थियों इसी बीने साइमन का जो ये परीक्षण है, बीने साइमन के द्वारा जो परीक्षण दिया गया उसको टर्मन ने कुछ संशोधन किया और उसी दौरान जो भारत के हमारे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने भी इसी टेस्ट के अंदर कुछ संशोधन किया, भारतीयकरण किया और भारत में जो है इस टेस्ट को लागू कर दिया। तो दो व्यक्तियों का नाम उल्लेखनीय है। उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं विद्यार्थियों जोशी नहीं, जालोटा की बात करते हैं पहले। एक तो है हमारे विद्वान जालोटा और दूसरे विद्वान है विद्यार्थियों जोशी। ठीक है, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इन्होंने जो है दोनों ने ही इसी बीने साइमन के परीक्षण के ऊपर क्या किया था, संशोधन किया था और इसका भारतीयकरण किया था, यानी कि भारत में इसको जो है विद्यार्थियों लागू किया था। जालोटा की बात करें तो उन्होंने 1921 में इस परीक्षण को दिया था विद्यार्थियों, 1921 में। और इनकी बात करें तो 1960 में इन्होंने ये परीक्षण दिया था, यानी 1921 में परीक्षण दिया और इन्होंने 1960 में परीक्षण दिया था। ठीक है, ये इनका समय काल है जिसके अंदर इन्होंने जो है इस परीक्षण के अंदर कुछ बदलाव किए थे, बदलाव करके भारतीयकरण कर दिया था इस परीक्षण का। और विद्यार्थियों जैसा कि हमें पता है कि बीने साइमन का जो परीक्षण था वो कैसा था, शाब्दिक प्रकार का परीक्षण था। तो इन्होंने भी जो अपना परीक्षण दिया है, भारतीयकरण किया है, तो इसमें जो है इन्होंने शाब्दिक ही रखा है इसको, यानी कि पढ़े लिखे लोगों को पर ही ये परीक्षण क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। इन्होंने मुख्य बदलाव क्या किया, इन्होंने विद्यार्थियों प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी, प्रश्नों की संख्या जो है विद्यार्थियों 100 कर दी। इन्होंने भी कितनी करी प्रश्नों की संख्या, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है आपको, इन्होंने भी प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों 100 कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको इनके ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस ये शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है, शाब्दिक वाचिक है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों पर लागू हो सकता है ये परीक्षण। और बीने साइमन का जो परीक्षण था वो भी विद्यार्थियों शाब्दिक और वाचिक प्रकार का था, तो उसी में इन्होंने संशोधन किया है। प्रश्नों की संख्या जो है विद्यार्थियों इन्होंने 100 कर दी थी। आयु वर्ग की बात करें तो 2 से अपने लगभग 12 से 19 वर्ष, 12 से 19 वर्ष जो है विद्यार्थियों इन्होंने आयु वर्ग रखा था। अगर जालोटा की बात करें तो 11 से 16 वर्ष रखा था। जालोटा ने जो आयु वर्ग विद्यार्थियों 11 से 16 वर्ष रखा है, जबकि अगर जोशी की बात करें तो इन्होंने 12 से 19 वर्ष रखा है। ठीक है, आयु वर्ग की बात कर रहे हैं अपन कि आयु जो है किस आयु के लोगों के ऊपर ये परीक्षण जो है टेस्ट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो जो जालोटा ने जो परीक्षण दिया है उसकी तो आयु वर्ग 11 से 16 वर्ष रखा है, जबकि जोशी ने जो परीक्षण दिया है उसका आयु वर्ग विद्यार्थियों 12 से 19 वर्ष रखा है। तो देखिए ये भी किशोर अवस्था का ही समय है देखा जाए तो, और ये भी किशोर अवस्था का ही टाइम है ना, दोनों किशोर अवस्था का ही समय। इसमें भी थोड़ी सी उत्तर बाल्यावस्था आ गई और फिर किशोर अवस्था आ गई, और इसके अंदर जो पूरी तरह से किशोर अवस्था का टाइम पीरियड आ गया है। ठीक है ना, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज ये भी लिख लें आप, यह शाब्दिक व वाचिक प्रकार का परीक्षण है, शाब्दिक व वाचिक, शाब्दिक और वाचिक परीक्षण है। और ये भी कैसा है विद्यार्थियों, ये भी शाब्दिक और वाचिक है, शाब्दिक और वाचिक। शाब्दिक वाचिक का मतलब है विद्यार्थियों कि जिसकी बुद्धि को टेस्ट करना है उसके सामने कुछ शब्द रखे जाएंगे, जैसे इन्होंने 100 प्रश्नों की संख्या 100 दी है ना, तो प्रश्न रखे जाएंगे, प्रश्नों में कुछ शब्द होंगे और उन शब्दों के आधार पर ही जो है व्यक्ति क्या करेगा, उसका आंसर देगा, अपनी बुद्धि को प्रयोग में करके उनका उत्तर देगा। और जब उत्तर देगा तो उन सारे उत्तरों को जो है संग्रहित करके उनको जो उनका विश्लेषण किया जाएगा, और विश्लेषण करने के आधार पर जो है क्या जारी कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो है, आईक्यू जो है विद्यार्थियों बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये दो परीक्षण पढ़ लिए, लिख लीजिए आप इनको, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं विद्यार्थियों, आगे परीक्षणों में बात करें। देखिए परीक्षणों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, वहां पर आपको कोई परीक्षण नहीं पूछेगा कि परीक्षण करके बताइए, वहां पर सीधे प्रश्न आते हैं। या तो आयु वर्ग का प्रश्न आएगा कि किस आयु वर्ग के लिए जालोटा ने अपना बुद्धि परीक्षण जारी किया था, या फिर वहां पर जो है जो परीक्षण का प्रकार है वो पूछ सकते हैं कि भाई जालोटा का बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है, शाब्दिक वाचक प्रकार का है, व्यक्तिगत है, सामूहिक है, या फिर आपके ये अनपढ़ लोगों के लिए है, ये साक्षर लोगों के लिए है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो ज्यादा परीक्षण में के अंदर नहीं उलझना है, बल्कि जो प्रश्न आ रहे हैं उनके ऊपर अपने को काम करना है। तो आयु वर्ग पूछ सकते हैं, प्लस जो परीक्षण दिया है उसके परीक्षणकर्ता का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर रहती है। चलिए अगला अपन देखते हैं विद्यार्थियों परीक्षण, और अगला परीक्षण है अपना रेवेन, रेवेन मैट्रिक्स, रेवेन मैट्रिक्स टेस्ट। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेवेन मैट्रिक टेस्ट, प्रवर्तक कौन है विद्यार्थियों इसके, प्रवर्तक जो है वो प्रोफेसर रेवेन है,
प्रोफेसर रेवेन जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले, रेवेन ने ही विद्यार्थियों सबसे पहले मैट्रिक्स जारी की थी। रेवेन ने ही सबसे पहले, रेवेन ने ही सबसे पहले, रेवेन ने ही सबसे पहले मैट्रिक्स जारी की थी। मैट्रिक्स जारी की थी। मैट्रिक्स क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। मैट्रिक्स एक्चुअल में आपने बहुत सारी पहेलियां हल करी होगी। देखो मैं आपको बना के बताता हूँ। इस तरह से ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने कुछ डब्बे खाने बनाए हैं। ये मैट्रिक्स ही है एक तरह की। इसमें मैं कुछ अंक लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं ये देखो, ये मैट्रिक्स है विद्यार्थियों। अब देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें देखो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि यहाँ पे कितने आएंगे, तो 4 और 2 कितने होंगे, 6 होंगे। 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स पूरी होगी। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो है विद्यार्थियों जारी की थी, वो किसने की थी, प्रोफेसर रेवेन ने जो है वो सबसे पहले मैट्रिक्स जो है उसका निर्माण किया था। अब इस मैट्रिक्स को जो है इन्होंने बुद्धि परीक्षण में भी काम में ले लिया। तो एक तरह से बुद्धि का भी तो परीक्षण हो रहा है। अब ये मैट्रिक्स भी कई तरह की होती है। इसमें बुद्धि का परीक्षण हो रहा है कि बच्चा किस तरह से जो है इन अंकों को जोड़ेगा, गुणा करेगा, घटा करेगा, भाग करेगा और फिर आगे क्या आंसर आएगा वो उसको आगे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स होती है। रीजनिंग के अंदर भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने मैट्रिक्स को पढ़ा होगा। तो रेवेन जो है विद्यार्थियों, इन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स दी थी। और इनकी मुख्य बात यह है, बुद्धि परीक्षण में भी इस मैट्रिक्स को काम में लेना शुरू कर दिया था। 1938 में इन्होंने जो है 1938 में इन्होंने मैट्रिक्स जारी की थी। यानी कि 1938 में इन्होंने जो है मैट्रिक्स का निर्माण किया था। बुद्धि परीक्षण में उसको उपयोग में लिया गया था। और 3 प्रकार की विद्यार्थियों मैट्रिक्स इन्होंने जो है जारी की थी। उन 3 प्रकार की मैट्रिक्स के नाम लिखेंगे। 3 प्रकार की मैट्रिक्स जारी की, 3 प्रकार की मैट्रिक्स जारी की थी। सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। दूसरी है विद्यार्थियों रंगीन मैट्रिक्स, रंगीन मैट्रिक्स। और तीसरा जो प्रकार है वो है उच्चतर मैट्रिक्स, उच्चतर, हाई लेवल, उच्चतर मैट्रिक्स। अब देखिए तीनों प्रकार की मैट्रिक्स थी। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का मतलब विद्यार्थियों सामान्य मैट्रिक्स, जो सामान्य लोगों की बुद्धि मापन के लिए इसका प्रयोग होता था। इसके अंदर जो है विद्यार्थियों अगर अपन बात करें कितने तत्व हुआ करते थे, तो 5 अंश इसके अंदर होते थे। 5 अंश व 12 एकांश होते थे। 5 अंश और 12 एकांश होते थे। यानी कि इन डब्बों की संख्या के आधार पर यह बांट दिया गया है। 5 अंश और 12 एकांश, तो 12 पंजे कितने हो गए, 60 हो गए। 60 एकांश, 60 एकांश इसके अंदर हुआ करते थे। रंगीन मैट्रिक्स की बात करें विद्यार्थियों, तो ये मंद बुद्धि बालकों के लिए बनाई गई थी। क्योंकि मंद बुद्धि बालक है वो रेखा चित्रों को सीधा समझ नहीं पाएंगे, अंकों को समझ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए कैसी मैट्रिक्स बनाई थी, रंगीन कलरफुल मैट्रिक्स बनाई गई थी। तो ये मंद बुद्धि बच्चों के लिए थी। इसमें विद्यार्थियों 3 अंश थे, 3 अंश और 12 एकांश थे। तो टोटल कितने हो गए, 12 तिया 36 एकांश। तो 36 एकांश हो गए इसके अंदर। और तीसरी जो है विद्यार्थियों हायर लेवल यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मैट्रिक्स बनाई गई थी। इस मैट्रिक्स के अंदर भी विद्यार्थियों 5 अंश थे। अंश तो कितने थे, 5 थे। और 12 क्या थे, एकांश थे। तो टोटल कितने हो गए, 60 एकांश हो गए। 12 पंजे 60, ये लो 60 एकांश हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सामान्य बालकों के लिए, इसका निर्माण सामान्य बालकों के लिए, इसका निर्माण विद्यार्थियों मंद बुद्धि बच्चों के लिए। रंगीन है तो मंद बुद्धि बच्चों के लिए काम आएगी। और तीसरी वाली जो है ये है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए काम में ली जाती थी। तो इस तरह से मैट्रिक्स जो है विद्यार्थी, ये भी एक तरह का बुद्धि परीक्षण ही है ना। और इसका निर्माण किसने किया था, प्रोफेसर रेवेन ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं, इसे लिख लीजिए आप। नहीं लिखा है तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चले आगे चलते हैं। और अब अपन विद्यार्थियों एक ऐसे परीक्षण की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, सर्वाधिक प्रचलित परीक्षण है, उसकी विद्यार्थियों अपन बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बुद्धि मापन के लिए वर्तमान में काम में लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं वेस्लर वैल्यू टेस्ट। वेस्लर, विद्वान वेस्लर है, उनके द्वारा वेस्लर वैल्यू टेस्ट 1944 में विद्यार्थियों जारी किया गया था। 10 से 60 वर्ष के लोगों के लिए इसको इन्होंने जारी किया था।
हालांकि इसमें बाद में संशोधन भी किया था, 1955 में इसमें संशोधन कर दिया गया था, और संशोधन करके जो है विद्यार्थियों इसमें 16 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, यानी 16 से 60 वर्ष के लोगों के लिए इसको बना दिया गया था। और बाद में इन्होंने एक विस्क नाम से और टेस्ट जारी किया था, विस्क विस्क नाम से टेस्ट जारी किया था, जो बच्चों के लिए था। 1949 में उस टेस्ट को जारी किया था, है ना। जो बच्चे हैं यानी कि 5 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए इस टेस्ट को जो है जारी किया था वेस्लर ने। तो अब अपना अगला जो परीक्षण है विद्यार्थियों वो लिखेंगे आप, वेस्लर बुद्धि मापनी। वेस्लर बुद्धि मापनी। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक विद्यार्थियों वेस्लर है, प्रोफेसर वेस्लर। प्रोफेसर वेस्लर जो है इन्होंने अपने नाम पर ही जो है बुद्धि मापनी जारी कर दी थी। कब की थी? 1944 में। 1944 में इन्होंने जो है विद्यार्थियों वेस्लर बुद्धि मापनी जारी की थी। और इस टेस्ट को जो है विद्यार्थियों WAIS भी कहते हैं। WAIS, वेस नाम से जाना जाता है ये टेस्ट। फुल फॉर्म क्या होगी? वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल। तो इसका पूरा नाम भी लिखना जरूरी है अपने को, क्योंकि पेपर में ऐसा लिखा हुआ आता है वेस्लर एडल्ट। A फॉर एडल्ट, W फॉर वेस्लर, A फॉर एडल्ट, I फॉर इंटेलिजेंसी और S फॉर स्केल। स्केल मतलब मापक या मापनी स्केल। ठीक है, तो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल WAIS कब जारी किया था? 1944 में इन्होंने जो जारी किया था विद्यार्थियों। आयु वर्ग की बात करें अपन कि ये कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए था, वेस्लर बुद्धि मापनी कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए थी? तो ये विद्यार्थियों इन्होंने जो है 10 से 60 वर्ष के लिए, 10 से 60 वर्ष के जो लोग हैं, यानी कि बच्चे भी आ गए इसके अंदर, बाल्यावस्था वाले और वृद्धावस्था वाले लोग भी आ गए, उनके लिए इन्होंने जो है ये मापनी इन्होंने जारी की थी। इसी में जो है विद्यार्थियों इन्होंने संशोधन किया 1955 में। 1955 में जो है विद्यार्थियों इन्होंने इसके अंदर अपना जो टेस्ट है WAIS वेस, इसके अंदर संशोधन किया और इसके अंदर विद्यार्थियों जो आयु वर्ग है वो बढ़ा दिया गया। आयु वर्ग कितना कर दिया? 16 वर्ष कर दिया। यानी पहले 10 वर्ष शामिल किया था इसके अंदर, फिर उन्होंने क्या किया? इसको 16 वर्ष कर दिया। 1955 में संशोधन किया, आयु वर्ग कितना कर दिया? 16 से 60 वर्ष। आयु वर्ग 16 से 60 वर्ष इन्होंने जो है कर दिया। उसके बाद विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये है ना वेस, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने वेस के अलावा एक और मापनी बनाई थी जिसको अपन कहते हैं विद्यार्थियों विस्क, जो कि बच्चों के लिए बनाई थी इन्होंने। कब बनाई थी? पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, देखो, वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चाइल्ड। तो वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चाइल्ड। वेस्लर बाल बुद्धि मापनी, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं वेस्लर बाल बुद्धि मापनी। इसको आप कह सकते हैं वेस्लर वेस्क बुद्धि मापनी। हिंदी में आप बोलेंगे वेस्लर वेस्क बुद्धि मापनी, इसे कहेंगे वेस्लर बाल बुद्धि मापनी। कब दी थी? 1949 में इन्होंने दी थी ये। 1949 में जो है विद्यार्थियों इन्होंने वेस्लर बाल बुद्धि मापनी इन्होंने दी थी। तो ये वेस्लर का इंटेलिजेंसी टेस्ट है, ये सर्वाधिक काम में ले जाने वाला टेस्ट है विद्यार्थियों। तो नोट डाल के लिख लेना, वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा प्रचलित जो टेस्ट है विद्यार्थियों वो आपके वेस्लर बुद्धि मापनी है। ठीक है, चलिए आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कुछ और टेस्ट परीक्षण रह गए हैं आपको बताने, तो अगले वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।